गुड मॉर्निंग बच्चों। जो टॉपिक मैंने शुरुआत की थी प्रतिरक्षा, उसी टॉपिक में आज हम जो है उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकार देखेंगे। जो हमने अभी तक इस टॉपिक में कवर किया है वो ये है, एक तो प्रतिरक्षा किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की है, उसके बाद सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा। जो उपार्जित प्रतिरक्षा है इसकी विशेषताओं के बारे में हमने जाना, उपार्जित प्रतिरक्षी तंत्र की जो कोशिका है उसके बारे में हमने जाना, और अब हम इसी उपार्जित प्रतिरक्षा के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। वन इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड द अदर वन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है ये क्या है? जब भी कोई प्रतिजन यानी कि एंटीजन किसी परपोषी के शरीर में प्रवेश करता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट में, उसके खिलाफ परपोषी का शरीर प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण करता है, और उन प्रतिरक्षी अणुओं के द्वारा जो प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है वो सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में परपोषी शरीर के भीतर कोई भी एंटीजन, कोई भी प्रतिजन प्रवेश नहीं करता है। यहां पर परपोषी शरीर में बने बनाए प्रतिरक्षी अणु प्रवेश कराए जाते हैं, और उन बने बनाए प्रतिरक्षी अणुओं के द्वारा जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है वह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। तो यहां पर प्रतिजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है और उस प्रतिजन के खिलाफ शरीर प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण करता है, और उससे जो उत्पन्न प्रतिरक्षा कहलाती है वो सक्रिय प्रतिरक्षा। यहां पर कोई भी प्रतिजन शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करता है, बल्कि यहां पर बने बनाए प्रतिरक्षी अणु जो होते हैं सीधे शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, और उनके द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी। यहां पर जैसा भी बात हुई, जो प्रतिजन है जो शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है वो जीवित रूप में हो सकता है, मृत रूप में हो सकता है, या किसी अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकता है, जबकि यहां पर कोई भी प्रतिजन शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो सक्रिय प्रतिरक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण जो है वो है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। तो टीकाकरण में क्या होता है ये भी हम आगे भी देखेंगे। टीकाकरण और इम्यूनाइजेशन जो है, यानी टीकाकरण और दूसरा जो है वो कहलाता है प्रतिरक्षीकरण। तो उसके बारे में आगे आगे देखेंगे। फिलहाल टीकाकरण एक बहुत अच्छा उदाहरण है सक्रिय प्रतिरक्षा का, और इसमें जानबूझकर क्या होता है, रोगाणुओं का टीका दिया जाता है शरीर में, और उन रोगाणुओं का जो टीका दिया गया है उन रोगाणुओं के खिलाफ जो होता है शरीर जो है वो प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण करता है, और उससे सक्रिय प्रतिरक्षा शरीर को प्राप्त होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण क्या है? एक उदाहरण है इसमें जब ये माँ जो होती है अपने नवजात बच्चे को जो होती है उसको दुग्ध पिलाने का जो बोला जाता है डॉक्टरों के द्वारा कि भाई 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाया जाएगा माँ के द्वारा, तो वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि माँ के जो शुरुआती दिनों का जो दूध होता है गाढ़े पीले रंग का, जिसको कोलोस्ट्रम कहा गया है, उस कोलोस्ट्रम में जो प्रतिरक्षी होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और वो डायरेक्टली इस बच्चे को प्राप्त होते हैं माँ के द्वारा। दूसरा उदाहरण जो है, जब बच्चा भ्रूण के रूप में माँ के गर्भ में होता है तो उस वक्त भी कुछ ऐसे प्रतिरक्षी अणु होते हैं जो कि अपरा को पार कर कर माँ के द्वारा भ्रूण में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही उदाहरण जो है, यहाँ पर बने बनाए एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी अणु जो है वो शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये दो बहुत ये उदाहरण थे सक्रिय प्रतिरक्षा का, और ये उदाहरण है निष्क्रिय प्रतिरक्षा का। आइए अब देखते हैं प्रतिरक्षी अणु और उसकी संरचना, क्योंकि हमारे इस टॉपिक में ये जो टर्म है प्रतिरक्षी अणु या प्रतिरक्षी ये बार बार आ रहा है। तो आइए हम इसकी संरचना के बारे में देखते हैं कि प्रतिरक्षी अणु कैसा होता है, उसकी संरचना में क्या क्या चीजें पाई जाती है। तो पहले तो बात कर लें कि प्रतिरक्षी अणु जो है ये एक प्रकार की ग्लोब्युलिन प्रोटीन है। इट्स अ ग्लोब्युलिन प्रोटीन, और जैसे पहले बताया कि यह प्रोटीन जो होती है ये बी लसिकाणुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है और खून में घुली हुई अवस्था में पाई जाती है, और इसको
एक अन्य नाम से जाना जाता है इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आईजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमें ग्लोबुलिन प्रोटीन होने के साथ ये हमें प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी प्रदान कर रही है। तो ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन प्रोटीन होने के साथ ये हमें प्रतिरक्षा प्रदान कर रही है, इस वजह से इसे इम्यूनोग्लोबुलिन यानी आईजी कहा जाता है। और इसको एंटीबॉडी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो बिहेवियर होता है रोगाणुओं के प्रति किस प्रकार का होता है? विरोधी स्वभाव का, यानी कि रोगाणुओं को समाप्त करने का काम करती है। और इस वजह से इसको एंटीबॉडी कहा गया है, इन्हें प्रतिरक्षी बोला गया है, क्योंकि ये क्या करते हैं? जीवित जीवों के खिलाफ ये प्रोटीन काम करती है, तो इसीलिए इसको कहा गया है एंटी। खिलाफ, बॉडी मीन्स जीवित, जीवित के खिलाफ काम करने वाली प्रोटीन एंटीबॉडी कहलाती है। अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं, यहीं पर इसकी संरचना की बात की जाए तो ये इसमें दो श्रृंखलाएं होती हैं, और ये दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं, एक कहलाती है भारी श्रृंखला और दूसरी जो कहलाती है वो कहलाती है हल्की श्रृंखला या लाइट। वन इज कॉल्ड हैवी चेन, एक को बोलते हैं भारी श्रृंखला और दूसरी को कहते हैं हल्की श्रृंखला या लाइट चेन। ये बनाई मैंने हैवी चेन, और इसी हैवी चेन से जुड़ी रहती है, इसी भारी श्रृंखला से जुड़ी होती है हल्की श्रृंखला। ये हो गई हल्की श्रृंखला। तो आप देखें, ये है भारी श्रृंखला हैवी चेन और ये है हल्की श्रृंखला। ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा। ये बनाया मैंने डाइसल्फाइड बंध यहां पर एक, और जैसे ये हैवी चेन भी जो होती है ये आपस में भी डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इस तरह से पाए जाते हैं। अब इस जो भारी श्रृंखला है, इस भारी श्रृंखला के ऊपरी सिरे पर, ऊपरी छोर पर कुछ विशेष स्थल पाए जाते हैं। ये कहलाते हैं प्रतिजन बंध स्थल। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ये पूरा का पूरा एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यहां पर भी, यहां पर भी। और इसी भारी श्रृंखला का ये हिस्सा इतना जो मैंने कलर्ड किया है, ये कहलाता है भारी श्रृंखला का, भारी श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र। यह हिस्सा भारी श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र कहलाता है। और इसी प्रकार से यह हिस्सा इतना, यह वाला हिस्सा, यह हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र कहलाता है। ठीक इसी से नीचे लगा हुआ हिस्सा जो होता है, ये जैसे भारी श्रृंखला का ये हिस्सा और हल्की श्रृंखला का ये हिस्सा कहलाता है भारी और हल्की श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र।
भारी और हल्की श्रृंखला का स्थिर क्षेत्र। ये हमारे डाइसल्फाइड बंध हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। ये यहां पर भी है, यहां पर बनाना रह गया था, ये बीच में। यानी हल्की और भारी श्रृंखला आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, और भारी श्रृंखला भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ये हमारे डाइसल्फाइड बंध, डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये। और जैसे कि बताया कि इसमें हैवी चेन यानी कि भारी श्रृंखला और लाइट चेन यानी कि हल्की श्रृंखलाएं होती हैं। हैवी चेन जो है वो 2 हैं, लाइट श्रृंखलाएं जो है, लाइट चेन जो है, हल्की श्रृंखलाएं जो है वो 2 हैं। तो इसलिए कभी कभी इम्यूनोग्लोबुलिन को या एंटीबॉडी को H2L2 के रूप में भी शो करते हैं, H2L2 के रूप में भी दर्शाते हैं। H2 मीन्स हैवी, 2 हैवी चेन, 2 हैवी चेन, एंड L2 मीन्स 2 लाइट चेन। तो इसके साथ साथ ये जो प्रतिजन बंध स्थल होते हैं, इनका काम होता है कि इन स्थलों पर आकर, यहां पर भी और यहां पर भी, जो एंटीजन होते हैं वो आके इस एंटीबॉडी के साथ, इस प्रतिरक्षी अणु के साथ आके जुड़ जाते हैं प्रतिजन बंध स्थलों पर। आज के लिए मैं समझता हूं इतना काफी है, बाकी अगले वाले वीडियो में।